हेलो दोस्तों। तो मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और हम क्रिएट करेंगे एक नई वीडियो नई प्लेलिस्ट में जो हमने HTML की वीडियो को बहुत दिन से कंटिन्यू नहीं किया था। तो आज हम डिव के कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे और ये हमारी वीडियो पार्ट 4 होगी। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको देखना है तो HTML की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो पार्ट 4 की वीडियो में हम कवर करेंगे डिव के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आखिर जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो डिव का क्या रोल रहता है और किस तरह से हम डिव का इस्तेमाल करके अपनी प्रोजेक्ट को एक प्रोफेशनली तरीके से, जो एक वेबसाइट किसी कंपनी के अंदर बनती है और कंपनीज उसको क्रिएट करके देती हैं, तो उसी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम सीखेंगे कि डिव का असल यूज़ क्या है। और डिव की फुल फॉर्म तो आप समझ ही रहे होगे, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो डिव की फुल फॉर्म डिवीज़न है और वो डिवीज़न किसको करेगी, वो डिवीज़न जैसे मान लीजिए ये इस टाइम अभी एक मेरे वेबसाइट पे वेबसाइट खुली है मेरे ब्राउज़र पे, तो आप देखेंगे कि इन्होंने कितने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांट रखा है। देखिए ये कंटेंट वाला पार्ट है, ये अपने आप में एक पार्ट हो गया, फिर ये अपने आप में एक पार्ट है, फिर ये भी अपने आप में एक पार्ट है। जबकि ये टोटल अगर हम पेज की बात करें तो ये मेरी टोटल विंडो है। इन्होंने इस टोटल विंडो को एक छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जब हम एक अपनी टोटल विंडो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम डिव का इस्तेमाल करते हैं। डिवीज़न उसको हम बोलते हैं। डिव मतलब कि अपने अपने विंडो को या अपने एक वेब पेज का जो टोटल एरिया है उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो उसके लिए जो हम HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं वो डिव है और बहुत पॉपुलर है। और अब हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने फोल्डर में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपनी C ड्राइव में। मैं गया, यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले एक HTML का। और इसके अंदर हम अपना एक प्रोजेक्ट 1 के नाम से एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अपनी चीज़ों को सीखना है। तो मैंने पहले प्रोजेक्ट 1 कर लिया। इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये पाथ कॉपी किया, ठीक है। मैंने अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया, ठीक है। इसको मैंने हटाया, मेरे को यूज़ का नहीं है। मैंने इसको कंट्रोल N करके यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं ये सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अभी ये हमारे वर्डप्रेस वाली सीरीज़ के सारे प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल ओपन है ना। तो इसको मैं बंद करता हूँ फ़िलहाल। और ये मेरी एक नई फाइल है, यहाँ पे मैं अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ HTML का, ठीक है। तो इस फाइल को सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ और उसका नाम मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बता रखा है कि हमारी सबसे बेसिक फाइल जो भी होती है HTML के प्रोजेक्ट की हो या वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट की, वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट में वो index.php होगी और HTML के प्रोजेक्ट में वो index.html होगी। ओके, तो अब हम index.html फाइल को सेव करते हैं और ये बोलता है index.html फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं, ये गलत पाथ है। पहले हम अपने से एग्जिट पाथ में जाएंगे, सी फोल्डर में HTML के फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट 1, हम यहाँ पे आ गए। अब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं index.html। ओके, और ये मैंने सेव किया, मेरी ये फाइल सेव हो गई। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में HTML की ये बता रखा है कि अगर आपको HTML5 पे काम करना स्टार्ट करना है तो उसकी पहली लाइन से ही आप समझ जाएंगे कि वो HTML5 का कोड है कि HTML4 का। HTML5 का सबसे आसान तरीका पहचानने का ये है कि वो डॉक टाइप का इस्तेमाल करता है, ठीक है। डॉक टाइप हम यूज़ करते हैं और वहाँ पे इस तरह से उनका ये पहली लाइन में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर हमारा जो तरीका होता है बाकी HTML लिखने का, पहले हम HTML का टैग लिखेंगे, है ना, और हाथों हाथ उसको क्लोज भी करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप टैग ओपन कर रहे हैं उसको हाथों हाथ क्लोज करना है, ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि जब आप बड़ा एक वेब पेज बनाएंगे और बहुत सारी डिव का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी डिव क्लोज हुई, कौन सी क्लोज नहीं हुई। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें हो जाएंगी। तो उसको हमें आसान करना है, हाथों हाथों अपना HTML बंद करेंगे। उसके बाद फिर एक हेड टैग का इस्तेमाल करेंगे, हम उसको भी हाथों हाथ बंद कर देंगे। क्लोज कर दिया हमने हेड टैग। और क्लोज करने का तरीका मैंने बताया ही कि इस तरह से हम क्लोज करते हैं। ये वाला जो एक ये स्लैश है, इस तरह से इसका इस्तेमाल करके हम हेड टैग को क्लोज करते हैं। फिर हेड टैग के अंदर मैंने बताया एक टाइटल भी हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पेज का टाइटल होता है। और वो शो कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया है HTML की। तो ये मैंने मान लीजिए होम पेज 1 कर दिया है ना, या होम पेज ही कर दिया। होम पेज तो वैसे भी 1 ही होता है,
ठीक है। उसके बाद ये इतना अपना काम कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी कहीं डिव का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर देखें हम, डिव का इस्तेमाल अभी भी कहीं नहीं हो रहा है। अब हम डिव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? डिव का इस्तेमाल हेड टैग के अंदर कभी भी नहीं होता। हम डिव का इस्तेमाल कब करेंगे? जब अपने बॉडी टैग का कोड स्टार्ट करेंगे लिखना। बी और डी वाई, बॉडी को क्लोज किया। आप देख रहे होंगे कि हर टैग में ओपन कर रहा हूँ और हर टैग हाथों हाथ क्या कर रहा हूँ? क्लोज कर रहा हूँ। बॉडी टैग का मैंने ये इस्तेमाल किया। अब मुझे क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ, अब मेरी रिक्वायरमेंट सुनिए। अब मैं आपके लिए पेंट ओपन करता हूँ। मैंने ये पेंट ओपन किया। अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये मैंने पेंसिल ले ली, ठीक है। ये मेरी कंप्यूटर की विंडो है, ठीक है। आप समझ लीजिए, मैं ये लाइन यहाँ प्रॉपर नहीं खींच पा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा हेडर पार्ट हो जाए, ये मेरा फुटर पार्ट हो जाए। हेडर के पार्ट में क्या है कि यहाँ पे मेरा लोगो आ जाए, यहाँ पे मेन्यूज आ जाए, ठीक है। ये मेरा हेडर हुआ। उसके बाद फुटर में मैं चाहता हूँ कि फुटर को मैं अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, है ना। पहले पार्ट में मैं यहाँ पे लोगो, कुछ डिस्क्रिप्शन मेरी जिस वेबसाइट का भी मैं बना रहा हूँ। ये इस वाले पार्ट में क्या हो कि ये मेरे एलाइज आ जाए, कुछ जो भी मेरे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो पेजेस के लिंक आ जाए। यहाँ पे वो पेजेस आ जाए जिनके क्विक लिंक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक सब्सक्राइबर करने के लिए एक न्यूज़लेटर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक यहाँ सबमिट बटन रहेगा और लोग यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और वो सबमिट करेंगे, है ना। तो ये सिर्फ मुझे अभी इतना ही डिज़ाइन करना है अपने पेज को। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 1 2 3 ये 3 बॉक्सेस बनाऊंगा, इंफॉर्मेशन बॉक्स, जस्ट लाइक अ आर्टिकल, है ना। तो ये मेरे आर्टिकल्स रहेंगे। तो ये मेरा कुछ इस तरह का वेब पेज मुझे डिज़ाइन करना है। तो अब हमें करना क्या है ये सब चीज़ें करने के लिए? तो जाहिर सी बात है, ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन हो गई जो बॉर्डर टू बॉर्डर, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जो चल रही है। अब इसके अंदर मुझे अपना पेज डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम हेडर कैसे तैयार करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फुटर कैसे तैयार करते हैं, फिर इस बीच के पार्ट को सीखेंगे बनाना, ठीक है। तो चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पे, हम यहाँ आ गए। तो हम क्या करते हैं, हेडर के लिए एक हेडर टैग का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बिल्कुल क्लियर कट दिखे किसी को भी। कोई भी एकदम अगर पेज पे आता है तो उसको हेडर दिखे, अच्छा हाँ ये यहाँ से मेरा हेडर स्टार्ट हो रहा है। और एक अच्छा डेवलपर, जो भी HTML डेवलपर होता है, वो हमेशा क्या करता है, अपना कमेंट स्टार्ट करता है HTML में और वो मेंशन करता है कि ये मेरा हेडर टैग है। वो लिख देगा यहाँ पे स्टार्ट हेडर फ्रॉम हेयर, है ना, जो भी है स्टार्ट हेडर, है ना। बस इतना भी सफिशियंट है। और ये इसने बंद कर दिया। और जब उसका हेडर बंद होगा तो फिर यहाँ से वो कमेंट एक मेंशन करेगा और यहाँ लिख देगा एंड हेडर, ताकि किसी को समझने में प्रॉब्लम ना हो। कल के बाद अगर कोई और इस प्रोजेक्ट पे काम करता है तो किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि हाँ ये हेडर की फाइल्स है ना। ठीक है, तो अब ये हेडर मेरा क्रिएट हो गया। और वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट में हमने देखा भी था कि कैसे हमने हेडर को कट करके अपने हेडर फाइल में इतना पार्ट उठा करके क्या किया था, हेडर में डाल दिया था, header.php में, है ना। फिर हेड टैग के अंदर यहाँ पे कुछ लिंक्स डिफाइन किए थे, फिर WP हेड टैग डाला था, इसको इस टाइटल को डायनामिक किया था WP_ टाइटल करके, है ना, जो पेज के टाइटल के लिए कॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कॉल की थी हैं। तो ये सब चीज़ें आप वर्डप्रेस की सीरीज से इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, आप सब सीखोगे A to Z। अब बात आती है हेडर की। तो अब हेडर को क्या करना है, इस तरह से डिवाइड करना है। मैंने पेंट में बताया कि मुझे एक तो लोगो चाहिए इस साइड में और कुछ मेन्यूज चाहिए। और मेन्यूज किसके थ्रू बनते हैं, ULLI के थ्रू, है ना। तो अब चलते हैं अपने यहाँ पे, हेडर हमने एक ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक डिव ली क्लास, ठीक है। और उस डिव में हमने ये एक मेन डिव होगी जिसको हम पार्टीशन करेंगे। हमने मान लिया हेडर तो डिफाइन कर दिया, फिर भी हमने ले लिया एक हेडर डिव, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक डिव फिर से लेते हैं, डिव क्लास। और ये डिव जो है इसका मैं नाम रखता हूँ लोगो, ठीक है, या हेडर लोगो।
ये हेडर लोगो हो गया। उसके बाद फिर एक डिव क्रिएट करो, सॉरी ये आपका डिव, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे जो क्लास दोगे वो आप क्लास दो हेडर मेन्यूज, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, आप कहेंगे कि ये हो चल क्या रहा है, तो ये क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक हेडर डिव ली, ठीक है, जिसका स्कोप हमारे इस पार्ट से लेके और इस पार्ट तक है। उस हेडर डिव को मैं ट्राई कर रहा हूं दो हिस्सों में बांटने की, एक लोगो के हिस्से में, एक मेन्यू के हिस्से में। जब हम किसी डिव को बांटते हैं तो उसको बांटने के लिए भी हमें डिव का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बात यह है कि लोगो की जो डिव है, जब लोगो को हमें रखना होगा तो एक डिव के अंदर रखेंगे, और जब हमें मेन्यूज को रखना होगा तो उसको भी एक डिव के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब हमने एक डिव क्रिएट कर लिया। अब आप ये बोलेंगे कि आपने हेडर अंडरस्कोर लोगो, हेडर अंडरस्कोर मेन्यूज ये क्यों लिखा है, तो देखो इसका ये बेनिफिट है, कल को अगर हम अपनी स्टाइल डिजाइन फॉर्मेट में कुछ करना है, कुछ थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग या विड्थ हाइट डिफाइन करनी है, कुछ भी एक्सरसाइज स्टाइलिंग करनी है, तो इस क्लास एलिमेंट के थ्रू मैं अपनी CSS कर सकता हूँ। और जरूरी नहीं कि एक डिव के अंदर हम सिर्फ अपनी क्लास ही डिफाइन करें, ठीक है, उस डिव के अंदर हम अपनी आईडी भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आप अपनी आईडी भी डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या हुआ, डिव तो एक HTML टैग हो गया। अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है कि डिव क्या है, तो आप बोलोगे कि डिव एक HTML टैग है जो कि हमारी विंडो को डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। हमारे वेब पेज के हिस्से को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बनाने के लिए हम डिव का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, डिव के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि एट्रीब्यूट मींस क्लास। तो आप बोल सकते हो कि सर डिव के अंदर आने वाले एट्रीब्यूट्स क्लास और आईडी हो सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि अच्छा, तो वो पूछेगा कि ठीक है क्लास और आईडी एट्रीब्यूट्स हो गए, तो क्या क्लास किसी दूसरे सेक्शन में, क्या सेम क्लास हम 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, क्या मल्टीपल टाइम्स सेम क्लास यूज हो सकती है, तो आप बोलोगे कि यस, सेम क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकती है। जैसे यहाँ हेडर लोगो है, तो ये तो नहीं, अगर हेडर मेन्यूज की बात करूं मैं, तो इस टाइप की क्लासेस को अगर हमें जरूरत पड़ता है कहीं और यूज करने का, इंटरनल पेजेस पे यूज करने का, तो हम बिल्कुल यूज करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्लास को हम मोर देन 1 टाइम यूज कर सकते हैं। बट आईडी से तो आप समझ ही रहे हो भैया, आपकी आईडी है, आपका आधार कार्ड है, तो आपकी आईडी का किसी दूसरे की आईडी से मैच करेगी, कभी नहीं करेगी। तो क्या है, यूनिक है बिल्कुल, है। तो आईडी की क्या प्रॉपर्टी हो गई कि आईडी के अंदर डिफाइंड जो भी स्ट्रिंग होगी, मतलब जो भी उस आईडी का नाम होगा, मान लो ये आपका नाम है, तो ये अब कहीं भी किसी भी पूरे होल प्रोजेक्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ होगा इसके अलावा, अगर आपने इसको यहाँ लिख दिया। क्यों, क्योंकि वो यूनिक है, वो सिर्फ वहीं पे काम करेगी, बाकी कहीं काम नहीं करेगी, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपको आईडी और क्लास में डिफरेंस पता ही नहीं है। तो ये आपको पता चल गया कि भाई एक डिव क्या है, HTML टैग है, डिव के एट्रीब्यूट्स क्या है, क्लास और आईडी है। और क्लास और आईडी में डिफरेंस पता चल गया कि क्लास को, सेम क्लास को हम मल्टीपल प्लेसेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल डिव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आईडी को अगर हमने एक बार लिख दिया तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आपको इसका समझा दिया कि भाई आपकी अपनी पर्सनल आईडी है, तो क्या वो आपकी पहचान कोई दूसरे की पहचान बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि वो आपकी अपनी पहचान है ना। तो ऐसे ही आईडी हमेशा यूनिक रहती है। अब हमने क्या किया, आप बोलेंगे कि ये हमने 2 डिव क्यों ली, यहाँ पे ये 2 डिव क्यों ली, तो मैंने जब अपनी हेडर की एक मेन डिव को पार्टीशन करने के लिए सोचा, तो जब भी हम पार्टीशन करेंगे तो उसके लिए हमें हमेशा 2 ही डिव का इस्तेमाल करना होगा। और जब अगर हम 3 हिस्सों में बांटेंगे तो फिर हम 3 डिव का इस्तेमाल करेंगे, 3 डिव क्रिएट करेंगे। और ये आप बोल रहे होंगे मैंने ये स्पेस क्यों ले रखा है, इसलिए ले रखा है, इसके अंदर अब हम अपना ये लोगो डालेंगे और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अपने ULLI डालेंगे, ठीक है। तो ये मेरा डिव तैयार हो रहा है, मतलब के तो अब हेडर है, तो मैंने अब लोगो, तो लोगो जाहिर सी बात है एक इमेज होगा, तो हम एक IMG टैग लेंगे, SRC लेंगे, और ये मैंने उसके अंदर हम यहाँ मैं जस्ट लिख देता हूँ पाथ, उस इमेज का पाथ डालेंगे, और मैं बताऊंगा कि पाथ आप कैसे लगाएंगे। और यहाँ पे अल्ट टैग ले लेता हूँ जो SEO फ्रेंडली होता है,
और यहाँ मैं लिख देता हूँ लोगो, जस्ट लोगो, है ना। आप वो अगर कुछ और लिखना है आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है मेन्यूज की। तो इमेज टैग बंद नहीं होता, इमेज टैग को जस्ट ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर ज्यादा आप स्मार्ट बन रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, जस्ट डेट्स इट। ठीक है, ये डिव आपका बंद हो गया, देखो हेडर भी आपका बंद हुआ, डिव भी बंद हुआ, है ना। आईएमजी देखो मैंने इस तरह से बंद कर दिया, डिव। अब यू बात करते हैं, अब हमें मेन्यूज बनाने, तो यूएल एलआई हम यूज करेंगे। यूएल का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया, यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब जिसका कोई ऑर्डर ही ना हो, 1 2 3 4 5 तो एक ऑर्डर्ड हो गया, तो उसके लिए ओएल यूज करते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जिसमें डॉट्स आ जाए, बुलेट पॉइंट्स आ जाए, स्टार आ जाए, तो उसमें क्या पता चलेगा किसका क्या नंबर है ना। 6-7 लिस्ट रहेंगी तो बता दोगे भैया इसका छठा है कि सातवां। 50,000 अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट रहे तो बता पाओगे वो कौन सा वाला किसका नंबर है, गिन के थोड़ी ना आओगे ऊपर से नीचे तक। तो यूएल क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल क्या हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूएल अपने आप में जब कंप्लीट होता है जब उसके अंदर आप एलआई डिफाइन करें। ठीक है, हमने एलआई डिफाइन कर दी। और जब आप हेडर के मेन्यूज बना रहे हैं तो एलआई अपने आप में जब कंप्लीट होता है, प्रॉपर जब माना जाएगा जब आप इसके अंदर एक हाइपरलिंक डिफाइन कर देंगे। एलआई के अंदर जब आप एक हाइपरलिंक डिफाइन कर देंगे तो वो ये माना जाएगा कि हाँ अब ये एक पर्टिकुलर हेडर का एक लिंक बनके तैयार हुआ। और हाइपरलिंक जब कंप्लीट माना जाएगा जब आप उस हाइपरलिंक का नाम बता देंगे। जैसे देखो मैंने एलआई स्टार्ट किया, बंद कर दिया, उसके बीच में मैं आया, आने के बाद मैंने हाइपरलिंक स्टार्ट किया, तो अब उसके बीच में मैं कुछ कंटेंट उसका नाम तो बताऊंगा लिंक का, तो भैया मैंने नाम बता दिया होम। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पे आपने कोई पाथ ही नहीं दिया, तो यहाँ पाथ आएगा, यहाँ पे लिंक आएगा, जो भी हो, तो उसको हम जब कोई लिंक हमें पता नहीं होता तो हम वहां क्या डाल देते हैं, हैश। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब इसी को मैं जस्ट कॉपी करूंगा, नहीं अभी कॉपी नहीं करता, फिर से एक बार लिख के दिखाता हूँ। मैंने एलआई लिखा, एलआई को क्लोज किया, उसके बाद फिर मैं इन दोनों के बीच में आया, फिर मैंने एक हाइपर लिंक क्रिएट करा। ठीक है, ये हाइपर लिंक क्रिएट करने का तरीका है। आप पूछ रहे होंगे कि ये ए क्या है, देखो अभी HREF को मैं हटा देता हूं, मैंने हटा दिया, तो ये एक HTML टैग है। ठीक है, जो कि लिंक क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि ए एक टैग है HTML का जो लिंक क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, बट जो लिंक है वो डालेंगे कहां, तो उस HTML टैग का अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपरलिंक जो है, हाइपरलिंक का जो HTML टैग है वो ए है, उसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर HREF है ना, HREF है, HREF में हम अपना पाथ डिफाइन कर देंगे। तो HREF क्या है, मेरा एट्रीब्यूट, जिसके अंदर मैं क्या डालता हूं, पाथ, और अगर पाथ नहीं होगा तो क्या डालूंगा, हैश। समझ में आया, लेकिन इसके बीच में उसका लिंक का कुछ नाम तो बताओगे, तो मैंने लिख दिया भाई नाम ये मेरा अबाउट है, और ये मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, स्मॉल में नहीं लिखते, कुछ थोड़ा अच्छे से लिखते हैं कैप्स वगैरह में। ठीक है, तो ये होम अबाउट हो गया। अब इसी तरह से मेरी वेबसाइट जो मुझसे कोई आया बनवाने, उसने कहा देखो भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे वेबसाइट में 5 पेज होने चाहिए, पहला पेज होम का, दूसरा अबाउट का, तीसरा टेस्टिमोनियल, चौथा पोर्टफोलियो और 5वां कॉन्टेक्टस। और पर पेज का मैं आपको 3,000 रुपए दूंगा, मतलब 15,000 रुपए में आप मेरी वेबसाइट तैयार कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया अभी करते हैं। लो अबाउट हो गया, अबाउट में मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं आया, अबाउट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टेस्टिमोनियल से रिनेम कर दिया, क्योंकि अब मुझे तो पेज बनाने ना, बात खत्म, टेस्टिमोनियल्स हो गया। और ये मैंने इसको पोर्टफोलियो कर दिया। ठीक है, पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, और ये इस पोर्टफोलियो को बदल के मैंने क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट। लो जी, पेजेस तैयार हो गए, इसको मैंने सेव किया। अब ये जो सब हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, क्या ये कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये तो नोटपैड प्लस प्लस में आप कोडिंग कर रहे हैं, तो अब देखो ये देख कैसे सकते हैं। हम गए अपने जहां हमने फोल्डर क्रिएट किया था, तो आप देख रहे होंगे इंडेक्स फाइल तैयार हो गई, HTML फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बनाया था मैंने, प्रोजेक्ट 1। और अब ये मेरा देखो क्रोम करके बन के भी आ रहा है, मैं इस पर जस्ट डबल क्लिक कर देता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, देखो लोगो इमेज ब्रेक हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने पाथ नहीं दिया, मेरे मेन्यूज आइकन आ गए, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। तो अब करना क्या था, अब ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, हमने पेंट में तो हमने कुछ ऐसा खूबसूरत से लेआउट बनाया था कि भैया ये हमारा हेडर है ना, ये यहाँ पे लोगो रहेगा और यहाँ पे ULLI रहेंगी, तो ये कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब हम CSS भी सीखेंगे, है ना।
थोड़ी थोड़ी सीएसएस सीखेंगे। तो ये हमने क्या करा, अभी कुछ नहीं किया, जस्ट एचटीएमएल को लिखा है उस हेडर के लिए, और अगर देहाती भाषा में बोले तो एचटीएमएल को काट दिया हमने। एचटीएमएल कहते हैं जब कंपनीज वगैरह में जाओगे तो मतलब यार एचटीएमएल काट दे भाई, सीएसएस में कर लूंगा, तो एचटीएमएल कट गया। और एचटीएमएल काटना आना चाहिए, अगर आपको एचटीएमएल काटना नहीं आता तो आप कितने भी अच्छे सीएसएस डेवलपर हैं, सीएसएस लगाना जानते हैं, आप नहीं लगा पाएंगे। तो ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कमाल के भाई कैसा ये खूबसूरत सा दिखेगा जब हमारी सीएसएस इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ रास्ते हैं सीएसएस लगाने के 3। पहला रास्ता ये है कि आप जो है सीएसएस इंटरनल लगा लो, इंटरनल इनलाइन लगा लो, मतलब उसी लाइन के हाथों हाथ वहां पे एक स्टाइल टैग क्रिएट करो, और यहाँ पे क्या करो, सॉरी यहाँ पे जो आपका ये है यहाँ कर्सर रखो और स्टाइल टैग क्रिएट करो, है ना। अगर कोई ये पूछे भाई तुमने तो बोला था कि क्लास और आईडी एट्रीब्यूट होते हैं इस डिव के, ये डिव के क्लास और आईडी एट्रीब्यूट, हाँ स्टाइल भी एट्रीब्यूट होता है, और तुम अपना कस्टम एट्रीब्यूट भी बना सकते हो, ऐसे डाटा और ऐसे करके आईडी और इक्वल टू आपको जो अच्छा लगता है पास कर दो। तो ये जरूरी नहीं कि कितने एट्रीब्यूट्स किसी एचटीएमएल टैग के हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी परफेक्शंस पे डिपेंड करता है कि आप कितने परफेक्ट हो उस चीजों में। बट स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि क्लास और आईडी एट्रीब्यूट है, तो जाहिर सी बात है कल को अगर कोई आप नया एट्रीब्यूट बनाते हो कस्टम, तो आप उसको एट्रीब्यूट ही बोलोगे कि हाँ भाई ये डाटा हाइफन आईडी क्या है, एट्रीब्यूट है। तो ये चीजें एक्सप्लेन इसलिए की जाती है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या। बेसिकली इंटरव्यू में तो यही क्वेश्चन पूछेगा ना, और ये पूछेगा क्या कस्टम एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं किसी एचटीएमएल टैग के अंदर, हाँ कर सकते हैं, हम आप बिल्कुल फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्टाइल टैग हो गया, तो ये टैग स्टाइल जो हुआ ये क्या हुआ, ये भी एक एट्रीब्यूट हो गया, किसका, डिव एचटीएमएल का हो गया। तो हम इनलाइन सीएसएस कभी नहीं लिखते, ये इनलाइन सीएसएस लिखने पे क्या होता है, एसीओ की तरफ से अलर्ट आ जाता है और एसीओ वाले बोलते हैं क्या वेबसाइट बनाइए, बेकार वेबसाइट है, ठीक है। ये तरीका गलत होता है, आप कितनी बार इनलाइन लिखोगे, हैं कितनी बार इनलाइन लिखोगे, नहीं लिखना ही नहीं चाहिए इनलाइन, ठीक है। और आईडी का इस्तेमाल हम बहुत रेयर केस में करते हैं, ज्यादातर हम क्लास का यूज करते हैं, आईडी का भी करते हैं, देखेंगे कब करेंगे, कहाँ जरूरत पड़ेगी तब करेंगे वहां पे, ठीक है। तो अभी हम सारा काम अपनी क्लासेस से ही चल रहा है ना। यूएल के अंदर भी हम एक क्लास डाल देते हैं ताकि हमारा ये यूएल अगर कहीं आगे फिर डिफाइन हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफाइन होने वाली चीज है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, नेव मेन्यू, है ना, ये हमने नेव अंडरस्कोर मेन्यूज क्लास दे दी। तो ये हमारा एक HTML का स्टैंडर्ड तैयार हुआ। अब हमने इनलाइन सीएसएस को तो बाइकाट कर दिया कि भैया इनलाइन तो नहीं लगाएंगे, इनलाइन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि एसीओ आपकी वार्निंग दे देगा कि भैया ये वेबसाइट जो बनी है बड़े गंदे तरीके से बनी है, इसको सही करो, तो इनलाइन नहीं लगाएंगे। अब बात ये कि ध्यान रखेंगे इंटरव्यू पर्पज से कि इनलाइन भी सीएसएस लगती है ना, और वो स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट करके उसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं ना, कि कलर कैसा रहेगा, या फिर बैकग्राउंड कैसा रहेगा, या फॉन्ट वेट कैसा रहेगा, फॉन्ट साइज कैसा रहेगा, फॉन्ट फैमिली क्या रहेगी, है ना, फॉन्ट स्टाइल क्या रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल सीएसएस की। तो अब इंटरनल सीएसएस क्या होता है, वो हेड टैग के अंदर एक स्टाइल नाम का एक एचटीएमएल टैग क्रिएट कर लिया, स्टाइल नाम का एक एचटीएमएल टैग क्रिएट किया, उसके अंदर आए और आने के बाद सीएसएस लगा दी। तो एसीओ कहता है कि भैया ये भी मत करो, ऐसे तो तुम अगर होम पेज तुम्हारा मान लो 50 सेक्शन का है तो तुम 50 सेक्शन की सीएसएस हेड में ही डाल दोगे, ये तो बहुत हेवी पेज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। तो एसीओ इंटरनल सीएसएस को भी मना करता है, बट हम समझ गए कि भैया इंटरनल सीएसएस अगर लिखनी होती है तो कहाँ लिखते हैं, हेड टैग के अंदर लिखते हैं। पुरानी वीडियोज में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया, आप देखना। तो अब यहाँ पे चलो हमने ये दो चीजें भी क्लियर कर ली। अब तीसरी चीज ये है, तो भाई फिर सीएसएस लगाएं तो लगाएं कैसे, तो हाँ बात तो सही है, लगाएं तो लगाएं, ये तो एसईओ तो सबको मना करता जा रहा है। तो हमने कहा कि भैया ऐसे करते हैं, एक सीएसएस की फाइल क्रिएट कर लेते हैं सेपरेट। तो कंट्रोल एन किया, सीएसएस की फाइल अब हम सेव करेंगे, तो हमने एक स्पेस देके जस्ट इसको सेव किया, कहाँ, अपने ही प्रोजेक्ट में। देखो विंडोज सी के अंदर HTML के अंदर प्रोजेक्ट 1 में। तो सीएसएस का क्या नाम रखेंगे हम उसका नाम रखेंगे style.css, स्टाइल, और एक्सटेंशन क्या रहेगी उसकी, जब HTML की फाइल क्रिएट की थी तो index.html बनाई थी, क्योंकि उसका .html एक्सटेंशन था। इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, style.css। अब कोई पूछे भाई साहब आपसे कि CSS की फुल फॉर्म तो बताओ जरा क्या है, तो CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। याद रखना,
कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो स्टाइल डॉट सी एस एस हमने क्या करा, क्रिएट कर ली। यहाँ पे हमारी सी एस एस क्रिएट हो गई। अब जो भी कुछ करना है मुझे, दाएं बाएं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन पैडिंग जो भी करना वो अब मैं यहाँ लिखूंगा। और किसकी मदद के थ्रू लिखूंगा, तो उस डिव के अंदर जो क्लास डिफाइंड होगी उस क्लास का इस्तेमाल करके मैं अपनी सी एस एस लिखूंगा। और याद रखना, जब हम क्लास का इस्तेमाल करके सी एस एस लिखते हैं तो हम यूज करते हैं डॉट क्लास नेम। डॉट क्लास नेम कैसे, जैसे ये हेडर लोगो पे मैं कुछ सी एस एस लिखनी है, मान लो ये हेडर पे लिखनी है सबसे पहले, तो मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, डॉट हेडर और फिर ये मेरी मजली ब्रैकेट है ना, उसके बीच में ये बैकग्राउंड कलर और एक्स वाई जेड जो भी कुछ लिखना है आपको। तो क्लास के साथ क्या यूज होता है, डॉट। अगर यहां पे आईडी यूज हो रही है हेडर, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर आईडी के थ्रू से सॉरी, अगर मुझे हेडर आईडी के थ्रू लिखना है तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं यूज करूंगा हैश हेडर। क्या यूज करूंगा, हैश हेडर, और फिर वही अपनी मजली ब्रैकेट और उसके अंदर जो भी अपने को लिखना है वो लिखेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर है कि जब भी क्लास को पकड़ के सीएसएस लिखेंगे तो डॉट और क्लास का नेम, जरूरी नहीं हेडर ही हो, कुछ और भी हो सकता है, तो हम इसलिए बोलते हैं सिंटेक्स डॉट क्लास का नेम। अगर आईडी का इस्तेमाल करके लिखना है तो हैश और उस आईडी का नेम, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। चलो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हम स्टाइलिंग लिखेंगे, बट ये क्या हमारे स्पेस से लिंक हुई, अभी तक तो नहीं हुई, कहीं तो दिख नहीं रही। तो भाई इसको लिंक कैसे करें, है ना। भाई एक बात बताओ, गेहूं निकालने गए खेत के, गेहूं निकाल के ट्राली में डाल लिए, अब आपका ट्रैक्टर अलग खड़ा है, ट्राली अलग खड़ी है, तो क्या गेहूं घर आ जाएंगे आपके, नहीं आएंगे। तो गेहूं को घर लाने के लिए क्या करोगे, इस वाली चीज को लाने के लिए क्या करोगे भाई, लिंक तो करोगे ना एटलीस्ट। तो लिंक कहाँ करते हैं हम, अपने हेड में लिंक करते हैं। कहाँ लिंक करते हैं, हेड में, हेड टैग के अंदर। और जो लिंक में बोल रहा हूं ना वही उसका टैग भी होता है, जस्ट लिंक। लिंक लिखेंगे, देखो HTML टैग पता तो है ही कि ऐसे स्टार्ट करते हैं, और लिंक लिख दिया। अब लिंक लिखा, अब लिंक में भाई लिंक का कोई पाथ तो होगा, पाथ तो डालोगे, तो पाथ कैसे डालेंगे, तो लिंक के अंदर HREF यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अभी इसको ऐसे ही जस्ट बंद कर देते हैं। अब हमें HREF, यार ये CSS वाला जो पाथ है वो कैसे मिलेगा, तो वो भी मिलेगा। अब देखो अपने फोल्डर पे गए हम, ये मेरा दिस PC विंडो C HTML प्रोजेक्ट 1 ये है, यहाँ तक का पाथ तो मुझे मिल रहा है, और स्टाइल वाली फाइल भी मेरी यहीं पे क्रिएटेड है, तो बहुत आसान है फिर तो। भाई मुझे इतना पाथ तो मिल गया, जस्ट नाम ही तो देना है। मैंने क्या करा, ये इसको ऐड कर दिया, और मैंने ये बैकस्लैश किया, और मैंने स्टाइल डॉट CSS कर दिया। प्रोजेक्ट के मेरे इसी फोल्डर में तो स्टाइल डॉट CSS पड़ी है, लो जी लिंक हो गई, है ना। अब ये लिंक तो हो गई। अब हम एक बार ये कैसे कंफर्म करें कि क्या ये परफेक्टली वर्क कर रही है सॉरी, ये परफेक्टली वर्क कर रही है, ये कैसे क्लियर करें। तो हम प्रोजेक्ट को अपने खोल लेते हैं, शायद बंद हो गया, हाँ ये देखो, तो क्या ये परफेक्टली वर्क कर रही है, तो कैसे पता करें, तो हम करते हैं Ctrl+U। अब ये मेरा लिंक है, ये आप देख रहे होगे जो लिंक लगाया, मैं इस पर क्लिक करता हूं और इस फाइल में ना थोड़ा सा कुछ लिख देता हूं ताकि पता चले। यहाँ मैंने अपना नाम ही लिख दिया फिलहाल, अभी सेव करा, पता तो चलेगा। अगर लिंक हुआ होगा तो इजहार वाली फाइल खुलनी चाहिए, देखो इजहार आ गया, स्टाइल डॉट CSS मतलब मेरी लोड हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर लिखे जाने वाली कोई भी CSS अब वो क्या होगी, इस पे लगनी शुरू हो जाएगी, इसके HTML टेक्स्ट पे लगनी शुरू हो जाएगी। तो हमें एक्सटर्नल CSS को लगाने का तरीका पता चल गया, कितना आसान है ना। जहां भी हमारी फाइल की लोकेशन होगी वहां अपने डेस्कटॉप, अपने उसमें जाएंगे फोल्डर स्ट्रक्चर में, यहाँ से अपने उसको क्लिक करेंगे। मान लो अगर यहाँ पे एक फोल्डर बना होता CSS का एक फोल्डर बना होता, ठीक है, और ये वाली फाइल में उठा के इसको इसके अंदर रख दूं CSS के अंदर, तो अब आपको तो स्टाइल डॉट CSS का पाथ चाहिए ना, तो भाई आप इस CSS फोल्डर के अंदर जाओगे। अब आपका पाथ ये हो गया है, और उसके बाद फाइल का नेम, तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो देखो मेरा फाइल भी अपडेट हो गई। हमें तो भाई वो चाहिए कि हमें ये पता चल जाए हमारा पाथ आ कहाँ से। आप देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, वापस से लोड होने लगा। अगर मैं फाइल अपडेट नहीं करता तो ये क्या होता, ये फाइल लोड ही नहीं होती, गड़बड़ा जाता सब। तो ये तरीका अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत आसान है। चलो
अब बात ये होती है कि ये चलो हमने इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS भी पढ़ लिया, डिवीजन का यूज भी समझ लिया, डिवीजन के डिव क्लास के डिव HTML टैग के एट्रीब्यूट समझ लिए, क्या कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हैं वो भी समझ लिया, क्लास और आईडी के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लिया, है ना। और हम क्लास और आईडी के थ्रू जब CSS लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे वो भी समझ लिया कि डॉट क्लास नेम और आईडी होगी तो हैश आईडी का नेम, है ना। तो ये चीजें समझ ली। अब हमने लिंक भी लगाना सीख लिया भाई, style.cs उसको अपने HTML के पेज से अगर लिंक करना हो तो हेड टैग के अंदर कैसे लिंक करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने सीख ली और काफी चीजें हमने सीखी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस तरह से हमने इसको डिजाइन किया है, जिस तरह से ये लेआउट है कि भाई यहाँ लोगो चाहिए, यहाँ पे मेन्यूज चाहिए, तो ये चीजें अब हम देखेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप इतना ही सीखिए और प्रैक्टिस करिए, और फिर आपको कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपकी HTML की वीडियो भी कंटिन्यू आती रहेंगी, तो इससे क्या होगा, आपका वर्डप्रेस और HTML दोनों कवर होगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और साथ में वर्डप्रेस की चीजें भी आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।